junior national level. Sir will talk about a research-based scientific approach to overcome sports myths. So I welcome you, sir. Saurabh, sir, it's over to you. Okay, good afternoon to all of you. Am I audible? Yeah, audible. Okay. I would like to give a special thank to Mr. Sanjeev Tyagi, sir, Ms. Kavita Tyagi, ma'am, Anita, as well as Pankaj, sir, for giving me a wonderful opportunity to share my knowledge in front of you all. As well as I'd like to give a special thanks to special guest, sir, chief guest, sir, and guest of honor, sir, to share my knowledge in front of you. So, as you are talking about how to become a international player or how to become an international player in India with different challenges as well as solution. So, my topic is research-based scientific approach to overcome sports myth. Whatever the practice we are doing, continuously we are doing a different, means 3 times we are doing a practice. But is this practice is scientific? Is that practice is the real worthy? Because we are following continuously a old method. As we will be a new method, if we implement a new method as well as different scientific research also, if I implement, then you will get a lots of new idea. So that my topic is research-based scientific approach to overcome sports myth. Just I'm sharing my slide. If it will be visible or not, I don't know. Is it visible? Yes, sir. Yes, sir. Please carry on, sir. Okay. So I have taken, there are several mistakes we do in a general days while doing a practice. Several, हम लोग हर टाइम कुछ ना कुछ गलतियां करते रहते हैं प्रैक्टिस के टाइम, प्रैक्टिस के दौरान कुछ भी करते रहते हैं. बट आज हम थोड़ा सा बोलेंगे, थोड़ा सा न्यू रिसर्च बेस्ड साइंटिफिक अप्रोच, जिसमें क्या है आपको लोग जानना पड़ेगा कि हम लोग अभी मॉडर्न साइंस में क्या नया रिव्यू बोल रहा है, क्या रिसर्च बोल रहा है. तो मेरा फर्स्ट जो मिथ है दैट इज कॉल्ड आइस मिथ. एज यू नो, आइस जब भी हम लोग लगाते हैं, हम लोग सोचते हैं कि हम लोग का इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगा. दैट वी नो. If I will apply the ice, that is a good therapy also, that you know, RICE, rest, ice, compression and elevation. That is called RICE, rest, ice, compression and elevation. So ये क्या है, डॉक्टर अभी भी रेफर कर रहा है ये वाला थेरापी को, RICE is rest, ice, compression, elevation therapy. And this is R means 20 to 48 hours, 24 to 48 hours आपको रेस्ट लेना चाहिए. I means ice 20 minutes at a time, 4 to 8 times per day. ये कंटिन्यू करना है 48 आवर्स तक. कंप्रेस करना है आपको, उसको क्रेप बैंडेज को या किसी को भी कंप्रेस करके रखना है टू रिड्यूस द एडिमा और स्वेलिंग को उसको कम करने के लिए. और एलिवेशन, एलिवेट करना है 6 से 10 इंच का एलिवेट करके रखना है कि ब्लड फ्लो उस पर्टिकुलर जगह पे नहीं हो, तो उसमें क्या हो, फ्लूइड एक्यूमुलेशन ज्यादा हो. तो ये क्या हुआ था, ये हम लोग अभी भी फॉलो करते हैं अभी भी. इफ देयर विल बी एनी इंजरी, एक्यूट इंजरी, वी फॉलो दिस प्रोसेस, द राइस फॉर्मेट. बट नाउअडेज जो इसको डिस्कवर किया था, गेप मार्किन, दिस इज द साइंटिस्ट एज वेल एज द रिसर्चर, ये क्या किया था, डिस्कवर किया था गेप मार्किन 1978 में स्पोर्ट्स मेडिसिन में. स्पोर्ट्स मेडिसिन में ये बोला था कि राइस थेरेपी इज वेरी गुड, यू विल अप्लाई लाइक दिस वे एंड योर हीलिंग विल बी मच मोर, हीलिंग आप लोगों का जल्दी हो जाएगा, हीलिंग अच्छे से हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन कम होगा. बट यही गेप मार्किन 2014 में ये क्या किया है, ये आपको बोला है कि आप ये वाला राइस थेरेपी करने से आपका हीलिंग लेट में होगा. तो हम लोग को पता करना चाहिए कि ये हम लोग आइस जो लगा रहे हैं, इसका एग्जैक्ट थ्योरी, इसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म, इसका एग्जैक्ट रिसर्च क्या है. जब भी हम लोग इन्फ्लेमेशन कर रहे हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इन्फ्लेमेशन में जब भी कोई भी इंजरी हो रहा है, तो हम जब भी कोई भी एंटीऑक्सीडेंट हो या एंटी इन्फ्लेमेशन कोई टैबलेट हो, कोई भी कुछ ले रहे हैं, तो हम लोग का डिले हो जा रहा है, हीलिंग में डिले हो रहा है. तो ये हीलिंग में डिले हो रहा है मतलब हम लोग का रिकवरी प्रोसेस में भी डिले हो रहा है. तो आप लोगों को पता ही होना चाहिए कि हीलिंग रिक्वायर्स इन्फ्लेमेशन कोर्स, ये आपको पता होना है. गेव्स मार्किन बोल रहा है कि हम लोग का जब भी कभी भी कुछ एक्सरसाइज करते हैं तो हम लोग का टिश्यू डैमेज होता है. जो टिश्यू डैमेज होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टिश्यू से हम लोग का बॉडी में क्या होता है, इम्यून सिस्टम काम करता है. कोई भी इंजरी हो जाए तो हम लोग का बॉडी का इम्यून सिस्टम उसको प्रोटेक्ट करता है. तो इम्यून सिस्टम क्या होता है, इम्यून सिस्टम जैसे हम लोग का जर्म्स या बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करता है, सेम नहीं कोई भी पर्टिकुलर जगह पे हम लोग का डैमेज होने से हम लोग का क्या होता है, इन्फ्लेमेटरी सेल वो पर्टिकुलर डैमेज एरिया में हम लोग को क्या करता है, वो इन्फ्लेमेटरी सेल भेजता है कि उसको रिकवरी करने के लिए. अब इन्फ्लेमेटरी सेल जब भी वो पर्टिकुलर डैमेज में जा रहा है तो उसमें एक हार्मोन सीक्रेट होता है, उस हार्मोन का नाम है IGF-1, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1. ये क्या हो रहा है, इन्फ्लेमेटरी सेल से जब ये हार्मोन सीक्रेट हो रहा है तो ये पर्टिकुलर जो डैमेज एरिया में जा रहा है
तो इसमें क्या हो रहा है, आपको आप लोगों को पता होगा कि आप ये हार्मोन आप लोगों का हीलिंग में सहायता करता है, ये हार्मोन ही आप लोगों का हीलिंग में सहायता करता है। आप ये हार्मोन को क्या कर रहे हैं, आप रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। जब हम लोग आइस लगाते हैं तो क्या होता है, तो आइस लगाने से हम लोग वैसोकंस्ट्रिक्ट करते हैं, क्योंकि हम लोग का ब्लड फ्लो कम कर देते हैं। जब भी हम लोग ब्लड फ्लो कम कर दे रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है, हम लोग का ये हार्मोन जो सीक्रेट हो रहा है, IGF-1, ये इन्फ्लेमेटरी सेल हार्मोन है, ये क्या हीलिंग को जल्दी करता है, इसको हम लोग रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। तो इसको हम जब रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, हम लोग का हीलिंग प्रोसेस और डिले हो जाता है। तो आपको इंजरी होने के लिए आपको इन्फ्लेमेशन चाहिए, आप इसको क्या कर रहे हैं, आप जब भी इसको कुछ ना कुछ आप आइजिंग लगा रहे हैं या कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी टैबलेट खा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो आप आपका हीलिंग प्रोसेस को डिले करते हैं। गेप मार्किन ये 2014 में ऑलरेडी प्रूव कर दिया। देयर आर सेवरल रिसर्च इन October 2010 there was a one research that has come up with the Federation of American Society for Experimental Biology। उसमें क्या हुआ था, वो ऑलरेडी प्रूवन है कि इसमें आप आइस लगाने से आप लोग का हीलिंग प्रोसेस ज्यादा, आप लोग का हीलिंग प्रोसेस में लेट होता है। हीलिंग प्रोसेस में आप जो लेट हो रहा, तो हीलिंग प्रोसेस कैसे होता है आप लोगों को पता करना होगा। आप लोग का हीलिंग प्रोसेस होता है, देयर आर 3 स्टेजेस, इन्फ्लेमेशन, रिपेयर एंड रीमॉडलिंग। तो आप जब क्या कर रहे हैं, जब आइस लगा रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, ब्लड वेसल्स को आप कंस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, कि वो जो आप लोग का जो इन्फ्लेमेटरी सेल है उसको आप रोक रहे हैं। तो जब भी आप इन्फ्लेमेटरी सेल को रोक रहे हैं, तो आप लोग का क्या हो रहा है, आप लोग का रिकवरी भी लेट हो रहा है। आप क्या कर रहे हैं, वो जो हम लोग का टिश्यू है, उसमें ओपनिंग का टाइम ज्यादा लग रहा है। तो ओपनिंग का टाइम ज्यादा लग रहा है, मतलब हम लोग का हीलिंग में प्रोसेस में लेट हो रहा है। तो गेप मार्किन बोल रहा है, आप लास्ट में देयर आर 22 डिफरेंट स्टडीज विद अ मेटा एनालिसिस। तो उसमें बोल रहा है कि इफ यू अप्लाई आइस, मतलब आप आइस अप्लाई कर सकते हैं, बहुत आप लोग आपका दर्द ज्यादा है, स्वेलिंग ज्यादा है, तो आप आइस यूज कर सकते हैं, बट देयर इज नॉट 48 आवर्स। आप 10 मिनट आइस लगाइए, 20 मिनट रेस्ट लीजिए, फिर 10 मिनट लगाइए, 20 मिनट, ये 2 से 3 बार दिन में, बस इतना तक ही चाहिए। क्योंकि आपका जितना इन्फ्लेमेशन होगा, आपका उतना हीलिंग प्रोसेस जल्दी होगा। आप क्या कर रहे हैं, जब भी आप आइस लगा रहे हैं, तो आप हीलिंग प्रोसेस को डिले कर दे रहे हैं। तो दिस इज अ वेरी गुड concept they have already given, but we still also we are doing a wrong concept that if there will be any kind of injury, we continuously using the ice। आप आइस यूज करने से आप इन्फ्लेमेशन को रोक रहे हैं। आप इन्फ्लेमेशन रोक रहे हैं, तो मतलब आपको क्या हो रहा है कि आप जैसे एक ये भी हुआ था कि एक स्टडी हुआ था 2011 में, उसमें फिजियोलॉजी अप्लाइड फिजियोलॉजी में एक हुआ था, रैट को एनालिसिस किया था, इंजर्ड रैट को। तो जब भी इंजर्ड रैट को एनालिसिस किया था, इंजर्ड रैट को एनालिसिस करने के बाद पता चला कि उन लोग जब भी आइस लगा रहा था, इंजर्ड रैट लोग जब भी आइस लगा रहा था, तो क्या हो रहा था, उसका रिकवरी प्रोसेस में लेट हो रहा था, मसल जनरेशन में लेट हो रहा था। तो मसल जनरेशन में लेट हो रहा है आइस लगाने से, तो क्या हो रहा है, वो जो हार्मोन IGF-1 जो मैं पहले बताया, जो IGF-1 हार्मोन, ये जो आपको सहायता करता है हीलिंग करने के लिए, हार्मोसिस, इसके बारे में आपको डिटेल्स में एक क्लास और लेना पड़ेगा। हार्मोसिस के बारे में आपको समझना पड़ेगा, हार्मोसिस क्या है एग्जैक्टली, तब आपको थोड़ा सा डिटेल्स में समझ में आएगा। तो ये आई जस्ट लेमैन के तरफ से मैं बोल रहा हूँ कि ये जो IGF-1 है, ये इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1, ये हार्मोन को आप रोक कर रहे हैं, मतलब इसको रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं जब भी आइस लगाने। तो आप आइस लगाने से आपका क्या हो रहा है, इन्फ्लेमेशन रोक हो जा रहा है। इन्फ्लेमेशन रोक मतलब रेस्ट्रिक्ट होने से क्या हो रहा है, आपका इन्फ्लेमेटरी सेल वो पर्टिकुलर डैमेज एरिया में नहीं जा पा रहा है, तो आपका क्या हो रहा है, हीलिंग लेट में हो रहा है। सो दिस इज द न्यू कॉन्सेप्ट। एक प्रोफेसर था जैसुआ स्टोन, वो एक एग्जांपल दे रहा है कि सपोज आप केक बना रहे हैं, तो केक बनाने के टाइम आपको क्या चाहिए, सब इंग्रेडिएंट्स आपको चाहिए होता है केक का। तो आपके पास सब इंग्रेडिएंट्स है, बट आपके पास क्या नहीं है, आपको बेक करने के लिए आपके पास कुछ कोई ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है। बेक करने के लिए केक को तो बेक करना पड़ता है, बेक करने के लिए कुछ ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है। तो आपके पास सब इंग्रेडिएंट्स है, जैसे सेम जैसा आइस जब लगा रहे हैं, आपका इन्फ्लेमेटरी सेल से हार्मोन सीक्रेट हो रहा है, बट पर्टिकुलरली वो डैमेज टिश्यू पे नहीं जा पा रहा है, बिकॉज आप आइस ज्यादा दे रहे हैं। तो आइस का जो मेथड है, ये जो आइस का जो हम लोग अप्लाई करते हैं, इसको आप थोड़ा सा दिमाग में लगाना, इसको दिमाग में रखना पड़ेगा। आप ज्यादा आइस नहीं यूज करिए, तो आपका परफॉर्मेंस में, आपका रिकवरी में आपका ज्यादा लेट हो जाएगा। तो आप थोड़ा सा आइस लगाइए। इफ देयर इज अ सीवियर इंजरी, यू कैन अप्लाई आइस, बट देयर आर only for 2 to 3 times only in a day, बस उतना तक लगाइए, उसके बाद आपको आइस को छोड़ दीजिए। गेब मार्किन इसको एकदम साइंटिफिकली प्रूवन कर दिया। There are different research, 22 research. I have already went through a different research where the meta analysis is telling that if you apply the ice, there will be the recovery process will be a delay. So this is all about the first myth, that is a ice myth. Next जो myth है, this is also a very popular myth. हम लोग इंस्टेंटली फैट रिडक्शन, दिस इज अ मिथ। हम लोग को पता है कि हम लोग के पास अभी भी बहुत सारा कोचेस हम लोग को बोलते हैं कि आपको 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में हम लोग क्या कर देंगे, फैट रिडक्शन कर देंगे। ये एक होता है, एक इंस्टेंट आपको फैट रिडक्शन हो जाएगा।
एकदम तुरंत, जल्दी, 1 सेकंड में। तो मैं कुछ थंबनेल्स दिखाना चाहता हूँ आपको। आप देखिए ये सब हम लोग थंबनेल्स, ये हमें थंबनेल्स कहाँ से मिला, मुझे यूट्यूब से मिला है। वो क्या क्या बोल रहा है यूट्यूब लोग कि ये आप एक्सरसाइज करें या क्या क्या करें नहीं करें, आपका देखिए बोल रहा है हाउ टू लूज साइड फैट इन 1 वीक, 1 वीक में आपको फैट लूज कर देगा। ये एक यूट्यूब में एक आदमी बोल रहा है कि 1 वीक में आपका फैट लूज हो जाएगा। नेक्स्ट बोल रहा है लूज चेस्ट फैट इन 7 डेज, 7 दिन में फैट लूज कर देगा। फैट 7 दिन में आपका फैट लूज कर देगा। लूज बेली फैट इन 7 डेज, नो डाइट नो एक्सरसाइज। आपका बोल रहा है कुछ डाइट नहीं चाहिए, कोई एक्सरसाइज नहीं चाहिए, बेली फैट 7 दिन में आपका रिड्यूस हो जाएगा। जस्ट 1 डे, 1 दिन में आपका फैट लूज हो जाएगा। देखिए क्या क्या बोल रहा है, बोल रहा पतला ना हुआ तो नाम बदल दूंगा, नाम बदल देना, ये भी बोल रहा है। ये कुछ कुछ यूट्यूब में अभी देखिए, हम लोग का इंडिया में गवर्नमेंट रेगुलेशन कोई एक्ट नहीं है, तो कोई भी कुछ क्या करता है यूट्यूब में, हम लोग यूट्यूब में कुछ ना कुछ हम लोग भेजते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो हम लोग उसके ऊपर कुछ गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। मोटापा दूर करने के लिए करे योग। फैट will be not reduced by only a simple yoga that I will come to know little bit after few days. The best exercise to reduce your mid portion abdominal, आपका क्या बोल रहा है, कुछ एक्सरसाइज बोल रहा है कि मिड पोर्शन एब्डोमिनल इसका बन जाएगा। तो पहले आपको जानना चाहिए ये क्या है इसमें। ये तो आपको दिखाया हूँ बहुत सारा आपको YouTube का ये थंबनेल्स। अब मैं बोल रहा हूँ देखिए, जो फैट होता है ना, वो होता है क्या, ट्राइग्लिसराइड में फैट हम लोग का रहता है। ये ट्राइग्लिसराइड मतलब ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल में 3 फैटी एसिड अटैच रहता है। तो 3 जब जब आपको ये मैं दिखा रहा हूं अभी, इस ट्राइग्लिसराइड, ये ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल में 3 फैटी एसिड अटैच रहता है। अब ये फैटी एसिड क्या होता है, जब डिटैच हो जाता है, जब ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है, तभी हम लोग को एनर्जी मिलता है। बट हम लोग कितना भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई भी आपको बोल रहा है कि आपका साइड फैट के लिए आपको 200 साइड बेंडिंग करिए या क्रंचेस करिए, आपका फैट कम हो जाएगा, चेस्ट आपका एब्डोमिनल एब्स आ जाएगा। दिस इज टोटली फॉल्स। आपका फैट इट्स दो हिसाब से आपका रिड्यूस होता है। एक होता है जेनेटिकल फैक्टर और दूसरा होता है आपका जेंडर फैक्टर। दोनों से आपका रिडक्शन होता है, जेंडर फैक्टर और होता है जीन फैक्टर, इसी में आपका रिडक्शन होता है। हम लोग बोलते हैं कि जो लड़की लोग होती है तो लड़की लोग का हिप्स में या थाइस में ज्यादा फैट होता है। इसका एक हिस्ट्री है। हम लोग ऐसा नहीं होता है कि उन लोग का एक्चुअल हो गया हिप्स में उसका फैट आ गया, ऑटोमेटिकली फैट आ गया। हम लोग बहुत साल पहले, हम लोग 4000 साल 2000 साल पहले आप देखिएगा तो क्या होता है कि हम लोग का अभी तो जैसे आप स्विगी में या जोमेटो में आप खाना ऑर्डर कर लीजिए, तुरंत आ जाएगा। बट पहले उतना ऐसा नहीं था, उतना बहुत हम लोग सर्वाइवल करने के लिए हम लोग को बहुत कष्ट करना पड़ा था। तो हाउ दे आर सर्वाइविंग इन द फ्यू इयर्स बैक, मतलब बहुत साल पहले वो लोग हंटिंग में जाता था। हंटिंग करने के बाद थोड़ा सा खाना मिलता था, थोड़ा सा, कुछ दिन खाना नहीं मिलता था। तो वो लोग क्या करता था, वो जो लड़की लोग का जो प्रेग्नेंट होती थी, वो लोग वूम में वो लोग का नीचे की तरफ फैट ज्यादा स्टोर करती थी, थाइस में और हिप्स में उन लोग का फैट स्टोर करता रहती थी, क्योंकि कभी कभार खाना नहीं मिलने से वो जो फैट है वो फैट डिप्लीशन होकर एनर्जी मिले। तो ये जो जीन्स अभी भी आ रहा है। हम लोग लड़की लोग को जब भी आते हैं, सर मेरा देखिए तो लोअर पोर्शन ज्यादा फैट है, ये इवोल्यूशन है, ह्यूमन इवोल्यूशन है, पहले से आ जा रहा है। ये आप नहीं चेंज कर सकते, ये आप एक दिन में चेंज नहीं कर सकते, इसके लिए आपको बहुत टाइम लगेगा इसको रिड्यूस करने के लिए। आप लोग का एक्सरसाइज करने से बॉडी फैट, पर्टिकुलरली स्पॉट रिडक्शन जो मैं बोल रहा हूँ, स्पॉट रिडक्शन पॉसिबल? नो, स्पॉट रिडक्शन पॉसिबल नहीं है। इसका मैं साइंटिफिक अप्रोच दूंगा, साइंटिफिक एविडेंस दूंगा कैसे नहीं है। क्योंकि इसके देखिए पूरा बॉडी का फैट एक साथ निकलता है, कोई पर्टिकुलर जगह से फैट नहीं निकलता है। आपको ये समझना पड़ेगा कि हम लोग का क्या होता है। जब भी हम लोग देखिए, आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। देखिए 1990 में एक स्टडी में हुआ था। स्टडी में बॉडी में हम लोग का एक हार्मोन्स निकलता है, उसको बोलता है कैटेकोलामाइन्स। अब क्या होता है, ये कैटेकोलामाइन्स फैट बर्न करने में सहायता करता है। अब ये जो हार्मोन जब सीक्रेट कैसे होता है, हम लोग जब कोई फिजिकल स्ट्रेस या इमोशनल स्ट्रेस में रहते हैं तो ये क्या होता है, एड्रिनल ग्लैंड से ये हार्मोन सीक्रेट होता है। जब ये हार्मोन सीक्रेट होता है, एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन, ये सब हार्मोन होता है कैटेकोलामाइन्स का। ये जब ये हार्मोन सीक्रेट होता है तो ये क्या करता है, हम जब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं तब आपको समझ में आएगा। सोचिए ये एक हार्मोन को बोलता है फाइट और फ्लाइट हार्मोन, फाइट और फ्लाइट हार्मोन। अब क्या होता है, सपोज आप सोचिए कि आपका कोई, सपोज आपके पास कोई कुत्ता खड़ा हुआ है या शेर खड़ा हुआ है, आपको क्या करना है, आपको भागना है। तो आपको क्या हुआ, एड्रिनल ग्लैंड से वो हार्मोन सीक्रेट हो रहा है, कैटेकोलामाइन्स हार्मोन सीक्रेट हो रहा है। कैटेकोलामाइन्स हार्मोन क्या कर रहा है, आपका फैट सेल में जा रहा है, फैट सेल में जा रहा है। तो आप सोचिए फैट सेल एक रिसेप्टर है और ये जो हार्मोन है ये क्या है, एक चाबी है।
मैं एक एग्जांपल भी दिया हूं। ये तो जो देखिए ये जो लॉक है, ये सोचिए ये लॉक क्या है, ये एक फैट सेल है और ये चाबी क्या है, हार्मोन है। ये हार्मोन क्या हो रहा है, वो चाबी के तो लॉक के साथ घुस जा रहा है। तो मतलब क्या हो रहा है, मतलब आपका जो रिसेप्टर में ये हार्मोन अटैच हो रहा है। जब भी रिसेप्टर से हार्मोन अटैच हो रहा है तो क्या हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं, उसमें एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तब आप क्या कर रहे हैं, उसके साथ फाइट कर सकते हैं या आप उसको उसमें दौड़ सकते हैं या रन कर सकते हैं, तभी आपकी एनर्जी लिबरेशन हो रहा है ये फैट में। अब क्या होता है कि ये जो हार्मोन ये जब सीक्रेट होता है, जो हम लोग का जो स्टबर्न फैट है, जो मेरा हम लोग का जो पेट में जो फैट होता है, बेली में जो फैट होता है, इसको बोलता है स्टबर्न फैट। ये फैट तुरंत नहीं आता है कि यहाँ पे रिसेप्टर, हम लोग का पूरा बॉडी में रिसेप्टर है, तो जो स्टबर्न फैट है, जो प्रॉब्लम एरिया है, उसमें जो रिसेप्टर है, उसमें रिसेप्टर में रेस्ट्रिक्टेड है, उसमें ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं हो रहा वो जगह पे, उसमें हो रहा है एक साथ सब चीज पूरा बॉडी में ही होता है, बट उसमें क्या हो रहा है, वो स्टबर्न जगह में ब्लड फ्लो कम होता है, रेस्ट्रिक्टेड है वो। तो इसलिए क्या हो रहा है, ये जो कैटेकोलामाइन हार्मोन है, ये वो पर्टिकुलर जगह में नहीं जा पा रहा, वो जो स्टबर्न एरिया है, इसीलिए हम लोग का टाइम लग रहा है। हम लोग का टाइम क्यों लग रहा है, वो इसीलिए हम लोग का टाइम लग रहा है कि हम लोग का ब्लड फ्लो वहां पे रिस्ट्रिक्टेड हो रहा है। और ये कैटेकोलामाइन हार्मोन जो फैट को बर्न करने में सहायता होता है, वो क्या हो रहा है, उसमें वो जो हम लोग का बेली में जो हम लोग का फैट है, उसमें पर्टिकुलरली वो नहीं जा पा रहा। तो क्या हो रहा है, उसमें हम लोग का टाइम लग रहा है ज्यादा। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सोच रहे हैं कि एप्स मारने से, साइड कुछ सिटअप मारने से हम लोगों का कम हो जाएगा फैट। इट इज अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। आपको समझना है कि आपका फिजियोलॉजी क्या है, इसका पीछे साइंस क्या है। पहले देखिए, आप पहले सोचिएगा कि आप एक्सपीरियंस लगाएंगे तो ये नहीं होगा। पहले आपको साइंस को समझना पड़ेगा, साइंस को समझने के बाद आपका एक्सपीरियंस थोड़ा काम लगता है। पहले आपको साइंस में करना पड़ेगा, डिफरेंट रिसर्च पढ़ना पड़ेगा, डिफरेंट आर्टिकल्स पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको एक रिसर्च हुआ था 2015 में, एक ईरान में एक ईरान रिसर्च टीम एक रिसर्च किया था, एक स्टडी किया था। उसमें सीनियर सिटीजन को 40 सीनियर सिटीजन था, उसको दोनों ग्रुप में डिवाइड किया था। उन लोगों को क्या करना था, 12 वीक तक ये लोग दोनों को लो डाइट दिया था। दो ग्रुप था, 20-20, दोनों ही सीनियर सिटीजन था। दोनों सीनियर सिटीजन ग्रुप को दो ग्रुप में डिवाइड किया था, 20-20 ग्रुप में डिवाइड किया था, और दोनों को लो डाइट दिया था, लो डाइट प्लान था। और उसके साथ साथ क्या किया था, एक ग्रुप को सिर्फ बोला था तुम सिटअप्स मारो। 12 वीक का ट्रेनिंग में हर दिन इसको बोला था सिटअप मारने के लिए। एट द लास्ट रिजल्ट में देखने के लिए मिला कि जो सिटअप्स किया है और जो सिटअप्स नहीं किया है, दोनों का फैट परसेंटेज सेम था, कोई चेंजेस नहीं हुआ। तो आपको पहला पढ़ना पड़ेगा रिसर्च क्या बोल रहा है, रिसर्च का फिजियोलॉजी क्या है, तो इसको समझना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा कि आपका रिडक्शन। आप सोचिए, आप मैं बोलूंगा सर तो बोल दिया इसमें ये नहीं होता है, फैट रिडक्शन नहीं होता, तो कैसे फैट रिडक्शन होता है? फैट रिडक्शन करने के लिए मैं रिसर्च पढ़ा हूं, उसमें मैं आई हैव कम टू नो कि आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करें। इफ यू गो फॉर रेजिस्टेंस ट्रेनिंग से क्या होता है, आपका बॉडी में क्या होगा, मसल में मास होगा। मसल मास क्या होता है, जब भी मसल मास बढ़ता है तो ये मसल मास में बहुत माइटोकॉन्ड्रिया रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, वो फैट को बर्न करने में सहायता होता है। जितना बॉडी में जब जितना अपना रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करेंगे, आपका मसल में जितना मास होगा, मसल मास बढ़ने से आपका माइटोकॉन्ड्रिया बढ़ेगा। माइटोकॉन्ड्रिया एक फर्नेस की तरफ काम करता है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया जितना होगा वो फैट को बर्न करने में सहायता करता है। आपका लीन बॉडी मास, जितना आपका लीन बॉडी मास होगा, आप लोग क्या करते हैं, आप वेट को कम करने के लिए जाते हैं। वेट कम करने से क्या हो रहा है, आपका ब्लड वॉल्यूम कर रहा है, आप क्या कर रहे हैं, आप स्वेट को कम कर रहे हैं। आपको कम करना है फैट रिडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट rather than to reduce the weight। वेट रिड्यूस करने से क्या हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं, आप आपका लीन बॉडी मास को कम कर रहे हैं। लीन बॉडी मास को कम कर रहे हैं मतलब आप माइटोकॉन्ड्रिया को कम कर रहे हैं, तो आपका मेटाबॉलिक रेट कम हो जा रहा है। और बॉडी का फिजियोलॉजी क्या है, बॉडी का इम्यून सिस्टम, वो जो मेटाबॉलिक रेट कम हो जा रहा है, आप बॉडी क्या कर रहा है, उसको सिर्फ फुलफिल करने का कोशिश कर रहा है, ज्यादा आपको इंक्रीज नहीं कर रहा है मसल मास। आप सपोज स्लो कंटिन्यूअस रनिंग कर रहे हैं, तो स्लो कंटिन्यूअस रनिंग में क्या हो रहा है, आपका कैलोरी एक्सपेंडिचर कम हो रहा है। आप इफ यू गो फॉर अ हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज, तो क्या होगा, आपका कैलोरी एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा, तो आपका फैट बर्न भी ज्यादा होगा। तो इसमें क्या होगा, आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करने से आपका मसल मास ज्यादा होगा, तो मसल मास क्या करता है, आपको फैट रिडक्शन में हेल्प करता है। फैट रिडक्शन, जितना मसल मास होगा तो उतना माइटोकॉन्ड्रिया बढ़ेगा, तो आपका फैट रिडक्शन में आपको हेल्प करता है। एक रिसर्चर था, उसका नाम था क्रिस मैकग्रोथ, ये एक प्रोफेसर था। ये बोल रहा है कि आप एक चिकन को एक कैंडल में बॉईल कीजिए, कैंडल में, और एक चिकन को कुकर में, गैस में ये बॉईल कीजिए, तो किसमें ज्यादा अच्छा होगा? ऑब्वियसली कुकर में जो हम लोग कर रहे हैं चिकन, उसमें ज्यादा बॉईल अच्छा होगा, क्योंकि कैंडल में तो वो नहीं। सेम आप जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, जब भी कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, सपोज आप कोई सिट अप्स मान रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, कुछ एक्सरसाइज फैट को रिडक्शन के लिए कर रहे हैं, तो आपका यूज उतना तक ही हो रहा है जो एक कैंडल में आप चिकन को जब बॉईल करते हैं।
और आप हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करेंगे तो आपका क्या होगा, आपका जो फैट बर्निंग होगा वो ज्यादा होगा। आप सोचेंगे कि हाई इंटेंसिटी, सर हाई इंटेंसिटी जब भी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग आप करिए तो दो टाइप का होता है, कॉन्सेंट्रिक एंड इसेंट्रिक। ज्यादा आप क्या करिए, इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में आप फोकस कीजिए, क्योंकि सपोज आपके पास, सपोज आप बाइसेप कर्ल कर रहे हैं, तो बाइसेप कर्ल करने से आप जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब जब कॉन्सेंट्रिक कर रहे हैं, उसमें आप ज्यादा फोकस नहीं कीजिए। जब सपोज आप ज्यादा वेट ले लिए, वेट लेने के बाद इसेंट्रिक मतलब जो डाउन हो रहा है, जब इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तब उसमें ज्यादा टाइम लीजिए, क्योंकि जब टेंशन ज्यादा होगा तो आपका क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ेगा, आपका मसल मास भी बढ़ेगा। So this is the new concept. This is called as a fat reduction myth. This is also a wrong concept. Next is I'm coming to the another concept that is called as the muscle cramp. ये हम लोग बोलते हैं, मेरा भी हुआ था, मैं जब प्रैक्टिस करता था, मैं ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में भी जब खेलने गया था तभी भी मेरा मसल क्रैम्प हुआ था। मसल क्रैम्प होने के बाद ही मैं स्टार्ट कर दिया इसके ऊपर रिसर्च करना कि एग्जैक्टली मेरा जब मसल क्रैम्प होता था, मेरा घर में मम्मी भी बोलती थी या मेरा कुछ कोच भी बोलता था कि आप थोड़ा सा पानी पीजिए, हाइड्रेट होइए, तो आपका क्या होगा, आपका मसल क्रैम्प नहीं होगा। अब आपको पता करना है कि मसल क्रैम्प बहुत टाइप का होता है। हम लोग को कौन सा मसल क्रैम्प होता है, हम लोग का दो टाइप का, हम लोग का एक टाइप का मसल क्रैम्प होता है जिसको बोलता है एक्सरसाइज एसोसिएटेड मसल क्रैम्प, ये हम लोग का होता है। बहुत, ये हम लोग एक क्लास में सबको कवर नहीं कर पाएंगे, बहुत सारा मसल क्रैम्प होता है। मैं दो मसल क्रैम्प के साथ डिस्कस करूंगा, वन इज एक्सरसाइज एसोसिएटेड मसल क्रैम्प एंड अनदर इज नॉक्टर्नल मसल क्रैम्प, नॉक्टर्नल लेग क्रैम्प। ये रात में होता है, जो रात में देखता है सोते सोते किसी का पैर स्टीप हो जाता है, तो उसको बोलता है। अब मुझे पता करना है व्हाट एग्जैक्टली द क्रैम्प इज। क्रैम्प में मैं जब भी रिसर्च करने के लिए गया, जब भी आर्टिकल्स पढ़ने के लिए स्टार्ट किया, तो मुझे 100% प्रूवन थ्योरी इसका कॉज एंड रिलेशनशिप का मुझे नहीं मिला, बट जो मिला, जिसमें प्रूवन थ्योरी जो मिला, तो वो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि देखिए मसल क्रैम्प होता क्या है। ये इनवॉलेंट्री मसल का है। जब हम लोग, सपोज आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं तो हम लोग का वॉलेंट्री मसल कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो रहा है। अब क्या हो रहा है, सपोज आप रिलैक्स पोजीशन में है, ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो क्या हो गया, दिस इज कॉल्ड क्रैम्प, ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट हो गया। रिलैक्स पोजीशन में था, ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो उसको बोलता है मसल क्रैम्प। देखिए यहाँ पे पैर ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो ये होता है मसल क्रैम्प। अब ये थोड़ा सेकेंड से लेकर मिनट तक रहता है ये क्रैम्प, हाँ, मल्टीपल मसल्स में रहता है। तो आप इसको क्या करूंगा, थोड़ा सा रिसर्च बेस्ड इसका साइंटिफिक एप्लीकेशन दूंगा, ये एग्जैक्टली है क्या और ये किस लिए होता है और किस लिए नहीं होता है। देखिए जितना भी रिसर्च हुआ है, रिसर्च में बोल रहा है जो भी हम लोग का मसल क्रैम्प होता है वो हम लोग का कुछ डिजीज के लिए होता है। कुछ सपोज लीवर डिजीज हो गया, कुछ थायराइड हो गया, प्रेगनेंसी है, कुछ रिसर्च में बोल रहा है तो इट इज इडियोपैथिक, मतलब कोई इसका रीजन ही नहीं है, कोई रीजन नहीं। अब आपको जितना भी हुआ है रिसर्च सब हाइपोथेटिकली बोला है, मतलब कोई प्रूवन थ्योरी नहीं है। प्रूवन जो थ्योरी है वो मैं आपको बताऊंगा, प्रूवन थ्योरी आई विल डिस्कस टुडे। बट जो हाइपोथेटिकली ये है डिस्कशन है, वो क्या था, वो बोलता था कि हीट में प्रैक्टिस करने से आप लोग का हीट क्रैम्प, मसल क्रैम्प होता है हीट में। अब डिहाइड्रेट ज्यादा होने से आपका मसल क्रैम्प होता है, इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस से आपका मसल क्रैम्प होता है, ये हम लोग को पता है कि ये इसे होता है। बट अभी जितना भी रिसर्च हुआ है, टोटल बहुत सारा रिसर्च हुआ है, मैं आई हैव ऑलरेडी वेंट थ्रू अ डिफरेंट रिसर्च, इसमें इसके लिए कारण नहीं होता है, हीट के लिए नहीं होता है। एक रिसर्च हुआ था जिसमें क्या होता, गर्मी में ये लोग प्रैक्टिस कर, गर्मी में भी प्रैक्टिस किया और ये कोल्ड टेम्परेचर में भी प्रैक्टिस किया। तो जब हॉट टेम्परेचर में जब प्रैक्टिस किया तब क्या हुआ, इन लोगों का स्वेट को मेजर करके रखा, और जब कोल्ड में प्रैक्टिस किया उसका स्वेट भी मेजर करके रखा। और ये लोग दोनों जब भी प्रैक्टिस किया, कोल्ड में भी प्रैक्टिस किया और हॉट में भी प्रैक्टिस किया, दोनों में एक्लेमेटाइज के बाद, कुछ ट्रेनिंग करने के बाद क्या हुआ, इन लोगों का पेन चला गया। बट इन लोगों का जो स्वेट जो एक्यूमुलेशन था ये सेम था, कोल्ड में भी जितना था हॉट में भी उतना ही था। तो हम लोग नहीं बोल सकते कि हीट टेम्परेचर में आपका मसल क्रैम्प होता है, क्योंकि कोल्ड में भी उतना ही मसल स्वेट हुआ, कोल्ड में भी उतना ही स्वेट निकला, उसी में हम लोग का मसल क्रैम्प आ गया, और हॉट में भी जितना स्वेट निकला उसमें भी मसल क्रैम्प आ गया। तो हम लोग रिसर्च बोल रहा है, ये रिसर्च में बोल रहा हूं मैं, कुछ अपना इंटरवेंशन नहीं दे रहा हूँ, ये रिसर्च बोल रहा है, रिसर्च बेस्ड। अब बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स इंबैलेंस है या डिहाइड्रेट है, 70% पूरा बॉडी, एक रिसर्च में था 70% पूरा बॉडी हाइड्रेट था ड्यूरिंग एक्सरसाइज, 70% बॉडी हाइड्रेट था। हाइड्रेट करने के बाद इन लोगों का फिर भी इन लोगों का मसल क्रैम्प हो गया। तो मसल क्रैम्प हाइड्रेट, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस था, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के बाद भी इन लोगों का ये कैसे हो जाता, ये तो रिसर्च बोल। तो हम लोग क्या करते, कभी भी क्रैम्प आ जाने से हम लोग पोटेशियम खा लेते हैं, सोडियम खा लेते हैं, क्लोराइड खा लेते हैं, बनाना खा लेते हैं, बनाना में पोटेशियम है, ये भी खा लेते हैं। तो इसमें कोई लिंक नहीं है। There are several research, they have already told, there are several research, उसमें बोल रहा है इसमें कोई लिंक नहीं है कि ये खाने से इसका
ये होता है, क्रैम्प होता है? कोई नहीं। एक 2015 में एक स्पोर्ट्स मेडिसिन में, एक जर्नल में, 2015 के स्पोर्ट्स मेडिसिन में एक जर्नल में एक रिसर्च हुआ था, उसमें बोल रहा है कि एक अल्ट्रा मैराथन को 160 किलोमीटर के ऊपर भगाया था, 160 किलोमीटर का ऊपर भगाया था, और उसमें ड्यूरिंग द रेस उसको एनालिसिस किया था। जब भी ड्यूरिंग द रेस उसका एनालिसिस किया, उन लोगों का हाइड्रेशन उसको मेजर किया, हाइड्रेशन कितना है कितना नहीं है। तो 160 किलोमीटर जब भी दौड़ा ये लोग, तो क्या हुआ कि इन लोग को तो जो मैक्सिमम जो मेजर मसल है, जो ग्लूटस है हो गया, क्वाड्रिसेप हो गया, ये जो मेजर मसल है, इसमें थोड़ा बहुत किसी किसी का क्रैम्प आया था इतना दौड़ने के बाद। और इन लोगों को हाइड्रेशन भी इन लोगों का मेजर किया, जो जिसका नहीं हुआ उसका भी हाइड्रेशन मेजर किया, जिसका हुआ उसका भी हाइड्रेशन मेजर किया, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेजर किया, बट दोनों में सेम था, कोई इम्बैलेंस नहीं था। दोनों में जिसका मसल क्रैम्प हुआ है उसका भी सेम था, जिसका नहीं हुआ है उसका भी सेम था। तो हाउ विल टेल दैट बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस एज वेल एज द डिहाइड्रेशन एज अ हॉट हीट और हाई हीट में आपका मसल क्रैम्प होगा? सो दिस इज ऑल अबाउट द मिथ, टोटली मिथ। इसके ये मैं बोलूंगा किस लिए होता है, जो रिसर्च में जो पता चला है कि आप कंडीशन में नहीं है, इफ यू आर नॉट कंडीशन, और हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज में जब प्रैक्टिस करते हैं तभी मसल क्रैम्प होता है। जब आप हाई इंटेंसिटी में प्रैक्टिस करते हैं, जब आपका बॉडी में कंडीशन नहीं होता है, कंडीशनल आप एक्सरसाइज नहीं करते, बॉडी कंडीशन में नहीं रहता है, तभी हम लोग का मसल क्रैम्प होता है। इसको छोड़ के हम लोग का ये सब सोचते हैं हम लोग का हाई हीट में हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस में हो। आप खाइए, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इलेक्ट्रोलाइट्स कीजिए, आपका परफॉर्मेंस में एनहांस होगा, बट इसके साथ कोई लिंक नहीं है कि आपका मसल क्रैम्प हो। मसल क्रैम्प के साथ मैं जितना भी आर्टिकल्स पढ़ा हूं, उसके साथ कोई भी एक भी रिसर्च नहीं बोल रहा है कि इसके साथ लिंक है। हाइपोथेटिकली दे आर गेसिंग, बट प्रूवन रिसर्च ये कोई कुछ भी ये नहीं है। तो उसेन बोल्ट का भी एक हुआ था, जब उसेन बोल्ट स्टार्ट किया था एज वेल एज द रिले रेस, तो उसमें हुआ था क्या, उसेन बोल्ट का भी मेजर किया था, उसेन बोल्ट हाइड्रेट था, पूरा बॉडी उसका हाइड्रेट था, इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस था, फिर भी उसका मसल क्रैम्प हुआ था। तो ये क्या होता है, एक्सप्लोसिव, ये हाई इंटेंसिटी में वो जब ब्लॉक स्टार्ट ले रहा है, वो जो फोर्स क्रिएट हो रहा है, उसके लिए उसका मसल क्रैम्प हो रहा है, रादर देन यू आर थिंकिंग दैट इज इलेक्ट्रोलाइट्स imbalance or as well as the dehydration or the heat, there was very high heat was there, that there is this is totally a misconception and the mistake we are doing. हम लोग जब भी हो जाता है, हम लोग बोलना छोड़ दे अभी कि मसल क्रैम्प हम लोग का हीट के लिए हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट्स इंबैलेंस के लिए हुआ है, या डिहाइड्रेशन के लिए हुआ है। दिस इज माय the third myth. I have only taken into a fourth last myth. This is the myth is called flexibility reduces by doing weight training. ये एक एवरग्रीन मिथ है। ये हम लोग अभी भी सोचते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी करने से हम लोग का वेट ट्रेनिंग करने से हम लोग का क्या होगा, फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगा, ये भी हम लोग सोचते हैं। तो आपको समझना है कि हम लोग जब और ये क्या आता है, सीनियर सिटीजन को ज्यादा आता है। जो सीनियर सिटीजन है वो सोचता है कि जो बॉडी बिल्डर होता है उन लोग का फ्लेक्सिबिलिटी कम होता है। अरे बॉडी बिल्डर कैसे उन लोग का फ्लेक्सिबिलिटी कम होगा? वो लोग जब शो करता है, वो अपना बॉडी को शो करता है, कभी कभार उसका शो आप देखिएगा तो वो लोग स्प्लिट करता है, दोनों पैर को स्प्लिट कर देता है। जब ये दोनों पैर को स्प्लिट कर दे रहा है, सोचिए उसका कितना फ्लेक्सिबिलिटी है। और फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहने से उसका इंजरी हो जाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहने से उसका इंजरी हो जाएगा। मैं एक थोड़ा एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको बोल रहा हूँ कि आप हिप में थोड़ा आप ये कीजिए, हिप में आप स्ट्रेच कीजिए, आपका ग्लूटस मसल को आप स्ट्रेच कीजिए। तो आप क्या कर रहे हैं, स्क्वाट पोजीशन में बैठ के आप स्ट्रेच कर रहे हैं। अब क्या हो रहा है, किसी को कोई बोल दिया, उसी स्क्वाट पोजीशन में बैठ के मैं 100 किलो उसको वेट दे दिया हूं। जब भी आप 100 किलो वेट दे देंगे तो आप सोचिए उसमें क्या हो रहा है, उसमें स्ट्रेच भी हो रहा है और उसमें स्ट्रेंथनिंग भी हो रहा है, मतलब लेंथनिंग भी हो रहा है, स्ट्रेंथनिंग भी हो रहा है। वेट ट्रेनिंग इटसेल्फ इज अ फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज। वेट ट्रेनिंग, आप लोग सोचते हैं कि वेट ट्रेनिंग करने से हम लोग का फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगा, दिस इज अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। इसका जॉइंट के अराउंड इसका स्ट्रेंथ होता है, जिसका सोचिए आप अपना सिर्फ ओनली स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज क्या है, ये आपको मसल को आप टॉलरेंस कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं, मसल का जो स्ट्रेचिंग कैपेसिटी है उसको बढ़ा रहे हैं। बट जितना इंजरी होता है वो इंजरी होता है आपका जॉइंट के अराउंड स्ट्रेन नहीं रहने से, उसका पावर नहीं रहने से, तभी आपका उसमें इंजरी होता है। फ्लेक्सिबिलिटी के दौरान कुछ ना कुछ ज्यादा हुआ है प्रूवन, लेस प्रूवन है, तो ज्यादातर होता है स्ट्रेन नहीं होता है जॉइंट के अराउंड। तो हम लोग जब वेट ट्रेनिंग करते हैं तो वेट ट्रेनिंग करने से हम लोग को क्या होता है, हम लोग का लेंथनिंग भी होता है और अपना स्ट्रेंथनिंग भी होता है। सपोज एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, फिर रिसर्च बेस्ड एग्जांपल। एक रिसर्च हुआ था जो ओल्डर वुमेन के साथ ये रिसर्च किया गया था। ये लोग इनएक्टिव था, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं करता था। ये लोग को क्या किया था, ये लोग को बोला था कि आप लोग कार्डियो एक्सरसाइज करें, फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज करें या स्ट्रेंथ एक्सरसाइज करें, और इसमें आपको देखूंगा फ्लेक्सिबिलिटी किसमें ज्यादा है। तो देखा गया था जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहा था, जो इनएक्टिव मतलब जो लड़की लोग, जो ओल्ड वुमेन लोग जो फ्लेक्सिबिलिटी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग किया था, उसमें सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा था,
सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा था ओल्ड वुमेन का, इस स्टडीज में देखा गया था। 2010 में एक ब्रिटिश जर्नल में स्पोर्ट्स मेडिसिन में एक पेपर पब्लिश हुआ था, उसमें बोला है कि स्प्रिंटर लोगों को ट्रेनिंग कर रहा था, 12 वीक तक ट्रेनिंग कर रहा था, वीक में 2 करके स्ट्रेन ट्रेनिंग कर रहा था, सिर्फ 12 ट्रेनिंग था, वीक में 2 वीक करके 45 मिनट्स का स्ट्रेन ट्रेनिंग करा रहा था। और इसको परफॉर्मेंस उसको देखना चाहिए था, उसको स्पीड देखा था, फ्लेक्सिबिलिटी देखा था और स्ट्रेन देखा था। तो सबसे ज्यादा यू कैन नॉट इमेजिन दैट क्या हुआ था कि उसका स्पीड में तो परफॉर्मेंस बढ़ा था, स्ट्रेन में भी परफॉर्मेंस बढ़ा था, बट जो ज्यादा बढ़ा था वो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा था स्ट्रेन ट्रेनिंग करके। 2010 में ये जर्नल पब्लिश हुआ। तो हम लोग जो भी बोलते हैं कि हम लोग का फ्लेक्सिबिलिटी करने से, हम लोग का वेट ट्रेनिंग करने से हम लोग का फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगा, दिस इज अ टोटली अ मिसकॉन्सेप्शन एंड द मिथ। आप फुल रेंज ऑफ मोशन में एक्सरसाइज कीजिए, फुल रेंज ऑफ मोशन में जब भी एक्सरसाइज करेंगे आपका क्या होगा, मसल एक्टिवेशन ज्यादा होगा, आपका मसल हाइपरट्रॉफी होगा और आपका क्या होगा, स्ट्रेंथ बढ़ेगा और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगा। ये कोई भी एज ले ले, ये ओल्डर एज हो गया, प्यूबर्टी हो गया, बच्चों का हो गया, कोई भी एज ले लिए, वेट ट्रेनिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर इंक्रीजिंग द फ्लेक्सिबिलिटी। दिस इज आल्सो अ मिथ, द एवरग्रीन मिथ दैट वी फॉलो। So this is all about my all about my slide. Thank you very much, sir. So you are always amazing and very scientific and very practical, and hats off to your knowledge. You have a beautiful command, sir. And I'm the witness of your pre-sessions also. हमने तभी भी बहुत enjoy किया था, और आज भी मैं और मैम दोनों बैठे हैं, तो आपका सेशन स्पेशली मैम ने भी, कविता मैम ने भी सुना, and really that is always amazing, sir. You have mentioned the very good factors and the way you have started. And see, we are lacking in that. Even to change anything, we take a lot of time in India. Even if we talk about the education policies also, now after 32 years we are changing that. And the same concept you have started with the rice formula. मतलब जब हम छोटे से वो होते थे तब से सुनते आ रहे हैं और आज तक उसको अपनाते आ रहे हैं। इनफैक्ट यू हैव ओपन आवर आईज कि ये चीज को इस तरह से है, और आज रिसर्च ने उसको बदल दिया है, बट हम लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है, बिकॉज कोई Yes, चीजें आई हैं और उनको हम अपनाते जा रहे हैं विदाउट एनी साइंटिफिक एस्पेक्ट। सो थैंक यू वेरी मच सर कि आपने बहुत अच्छे टॉपिक को एनलाइटन किया और बहुत अच्छे उसमें प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दिए। और आज आप देखते हैं वी ऑल आर विटनेस कि एवरीबॉडी इज जस्ट गोइंग to gym, going to the yoga studio just to reduce the belly fat, side fat, hips, everything without any knowing anything कि भी ये होगा क्या। And as you have mentioned, that is the truth. जो आपने YouTube से pictures दिखाई कि instructor also, the teachers also, they are promising the false promising कि we will reduce within one week, हम इतना kg आपको reduce करा देंगे। मैं कहता हूँ कि आधे ट्रेनर्स, आधे टीचर्स तो उनकी जान निकालने के लिए बैठे हैं, उनमें जान डाल नहीं रहे हैं, उनकी जान निकाल रहे हैं। They are not giving them the life, they are just snatching the life from them, and they don't know the difference between चाहे उनका कोई कैलोरीज का कह लीजिए वेट लॉस है, हमारा मालिया फैट लॉस है, उसमें भी फर्क नहीं है। सो आपने बहुत अच्छी चीजों को टच किया। सो मुझे बहुत मजा आता है सर जब भी आपके सेशन अटेंड करते हैं। आपने फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर बहुत अच्छा, आप भी ये टॉपिक आपने लिया कि जो हम स्ट्रेंथनिंग की और लेंथनिंग की बात करते हैं जिम में, सो दैट इज ऑलवेज आवर चॉइस। I personally what I feel that is our choice कि हम कौन सा कंपोनेंट डेवलप करना चाहते हैं। If it is my choice कि मैंने बहुत सारे ऐसे हमारे बॉडी बिल्डर्स हैं, equally they are so good in strengthening and in flexibility कि they have a beautiful combination. So ये हमारी चॉइस है सर कि हम क्या डेवलप करते हैं क्या नहीं करते। If we are following the basic spinal movement, वो forward bending है, backward bending है, sideward bending है, twisting है। सो अगर हम लेंथनिंग में सारी चीजों को अगर कॉम्बिनेशन लेके चल रहे हैं, सो कभी हो ही नहीं सकता कि फ्लेक्सिबिलिटी लेवल कम चला जाए। और बहुत सारे ऐसे हमारे योगा टीचर्स, बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रक्टर थे कि जो अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे थे। वी हैव वर्कड हार्ड अ लॉट कि हमने इन चीजों को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए हैं। बिकॉज आई रिमेम्बर मैं हर जिम के पास जाता था, बड़े बड़े जो जिम्स हैं, गोल्ड जिम है, ओजोन है, ओरा है, बहुत बड़ी बड़ी जो ब्रांड चेन है, और उनके जो मैनेजर्स होते, मैं उनको समझाने के लिए पता नहीं क्या क्या चीजें करता था कि इफ यू विल ब्रिंग द योगा इन योर स्टूडियो यू विल गेट द एडवांटेज, दैट इज नॉट अ डिसएडवांटेज। सेम वे योगा वालों की थिंकिंग थी कि नहीं ये जिम में जाके ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है, आज भी है। मैक्सिमम योगा टीचर्स दे थिंक, बट वी ऑल बिकॉज वी हैव बीन इनटू स्पोर्ट्स सो वी नो कि व्हाट इज गुड फॉर देम। सो वी आर ऑलवेज ट्राइंग कि ये चीजें साथ में लेके चलें कि मालिक
जो 15 साल का 20 साल का बच्चा है उसको स्ट्रेंथनिंग भी साथ में चाहिए, उसको खाली फ्लेक्सिबिलिटी नहीं चाहिए। सो हैट्स ऑफ टू योर सर, हैट्स ऑफ टू योर नॉलेज कि आपने बहुत अच्छी नॉलेज शेयर करी और हम लोगों को बीच बीच में जगाते रहिए। थैंक यू ये सर। इंडिया सोया हुआ है, आप जगाते रहिए। आपकी जैसे वक्ताओं की जरूरत है, वास्तु में कह रहा हूँ कि आप जैसे वक्ताओं की, आप जैसे युवाओं की बहुत ज्यादा जरूरत है जो इनको झकझोर दे, जैसे कोरोना ने झकझोर दिया। नहीं तो यहाँ तो हेल्थ की कोई बात ही नहीं कर रहा था, यहाँ तो बहुत ही कम लोग थे जो हेल्थ की बात कर रहे थे, सब पैसे की बात कर रहे थे, पीस की तो कोई बात ही नहीं कर रहा था कि अभी। लेकिन ये सारी चीजें तो इट्स, I think so your role is very important. Suman ma'am is also here, Anita ma'am, Pankaj sir, all are here. So your role is very important. अभी आपका रोल बहुत ज्यादा बड़ा होने वाला है, आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि आपका दायरा बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। और आई रिक्वेस्ट यू पर्सनली सर, यू स्टार्ट योर यूट्यूब चैनल, बिकॉज एटलीस्ट ये सारे सेशन जब भी हमें करने होंगे हम वहां से कैच कर सकते हैं, वी कैन शेयर विद आवर स्टूडेंट ऑल्सो। सो थैंक यू वेरी मच। आई थिंक सो थोड़ा समय का अभाव है, बड़ा अलग से आपको कैच करेंगे सर। थैंक यू। थैंक यू सर। Can I just add something? I'm sorry, I'm interrupting. Please, ma'am. I couldn't resist myself. Thank you so much, Mr. Ganguly, because you, these ma'am. are the points I have always been advocating with my students, that whatever information you get, validification of that information through research interpretation is very, very necessary. Thank For you. them, it is like one size fits all. Someone is doing something, he's getting result, everyone should start doing that. Yes. So thank you so much. It was really wonderful. Wonderful it was. And thank you so much. इंडिया स्पेशली कि जहाँ पे एक जाता है वो सारे उधर ही चल जाते हैं, उनको पता है, Exactly. वो सारे वैसे ही चल देते हैं। तो यू गाइज आर गोइंग टू चेंज